क्या स्टोरी है जो आप मिसेस इंडिया यूनिवर्स बनी? लोगों ने मोटिवेट किया कि आप में है वो क्वालिटी कि आप एक ब्यूटी पेजेंट में जा सकती हैं, आप मॉडलिंग कर सकती हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी। जब आप इंडिया में थी तो ये कहाँ पर ये वैल्यूज़ आपके लिए हिंड्रेंसेस बन रही थी, हर्डल्स बन रही थी? बहुत सारी लेडीज़ दुबई में रहकर भी बिकॉज़ उनके फैमिली और बहुत सारे जो उनके मतलब रिश्तेदार हैं जो इंडिया में हैं, तो अभी भी यहाँ पर रहकर भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फॉलो करनी पड़ती हैं और वो ऐसी कर रही हैं कि जो उनकी इंडिया की सोसाइटी को इम्पैक्ट ना करे। कि जब आपके पास एक नाम आ जाता है, आपकी रिकग्निशन होने लगती है, तो आपकी वॉइस जो है वो लाउडर होने लगती है। जब आपकी वॉइस लाउडर हो रही है तो ज़ाहिर है आप अच्छा मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं और आप जो भी चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं लोगों में, तो वो आप लेकर आ जाते हैं। जो अपने करियर में इन होना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनको कोई ना कोई रुकावटें मिलती रहती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो करना तो बहुत चाहते हैं बट ओनली वर्बली, जी प्रैक्टिकली अपने नहीं कर कंफर्ट जोन पाए। से निकलना भी नहीं चाहते हैं वो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जी तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना पाएंगे? स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो हमारा फिलहाल एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर हयात और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। आज की जो हमारी गेस्ट हैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करती हैं, कॉर्पोरेट में लास्ट 15 ईयर्स से हैं। दुबई मूव हुई अबाउट 2006 में। आने के बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री से भी अपना कनेक्शन बनाया और फैशन इंडस्ट्री में आने के बाद आपने अपनी एक कंपनी फॉर्म की, बीइंग मस्कान इवेंट्स के नाम से, जहाँ पे आप ब्यूटी पेजेंट्स अरेंज कराती हैं। खुद भी काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं और लोगों को, मैन और वुमेन को एम्पावर करती हैं बाय डूइंग द काउंसलिंग रिगार्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनका जो जर्नी रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो बजाय इसके कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताऊं, लेट्स जॉइन अस वेलकमिंग द विजनरी मीना असरानी। मीना, तो ये क्या स्टोरी है जो आप मिसेस इंडिया यूनिवर्स बनी? इसके बारे में बताएं। स्टोरी बहुत सिंपल सी है। एक सिंपल इंडियन गर्ल शादी करके दुबई आई। लोगों ने मोटिवेट किया कि आप में है वो क्वालिटी कि आप एक ब्यूटी पेजेंट में जा सकती हैं, आप मॉडलिंग कर सकती हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं एक सिंपल इंडियन मदर की तरह बिल्कुल बिजी थी अपने बेटे के उसमें कि हर चीज़ मॉनिटर करना वगैरह। एंड पर उसके बाद में लोगों ने मोटिवेट किया, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरे, वहाँ से कॉल आया, यहाँ से पूरी तैयारी करके गई मैं। मतलब आई डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, आई फोकस ऑन द परफॉर्मेंस। सही है। आप यहाँ रहती थी और उस वक्त यहाँ से फिर गई आप हाँ जी, कॉम्पीट करने के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। आई यहाँ से सी। दुबई से गई थी मैं और भी कंट्री से लेडीज़ आई थी, सिंगापुर ओके, से गुड। आई थी, श्रीलंका से आई थी, मलेशिया से भी आई थी, ओमान से भी आई थी। अब वो हमारी दोस्त अभी भी हैं काफ़ी लड़कियाँ, तो अलग-अलग कंट्रीज़ से वहाँ पे लेडीज़ वर देयर एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर साइड ऑफ और द ये था स्टोरी। 2018 में? हाँ जी, हाँ 2018 का आपका मिसेस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट, जी। ये इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? वहाँ पे 38 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। 38 पार्टिसिपेंट्स। टफ डिफरेंट कंपटीशन? पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टेट्स प्लस अलग कंट्री से भी आई थी। उससे पहले कोई एक्सपीरियंस था आपका इस तरह से पार्टिसिपेट करने में, जब आप यहाँ रहती थी या जब आप इंडिया में रहती थी? पेजेंट का तो नहीं, एंड जैसे मैंने बताया कि आई बिलोंग टू वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली, तो मेरा फोकस मॉडलिंग और पेजेंट की तरफ ज़्यादा नहीं था। बट स्कूल कॉलेजेस में आई हैव बीन ऑलवेज अ लीडर, आई हैव बीन गोइंग फॉर इलेक्शंस एंड उसके बाद में एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स हो गए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो उनमें मैंने हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट पेजेंट हो गए, फैशन शोज़ नहीं। दुबई में आने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, दुबई में आने के बाद। हाँ तो जी, दुबई आने से पहले, जो क्योंकि आप दुबई आई 2006 में हाँ जी। गालिबन, तो जो आपकी लाइफ चेंज हुई वो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? दुबई आने से पहले की क्या लाइफ थी जो यहाँ आके चेंज हो गई? दुबई आने के पहले ये था कि इंडियन कल्चर और अभी मैं इंडियन कल्चर को बहुत मानती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मानती हूँ, और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे बच्चों में भी वो सारे वैल्यूज़ आएँ। बट ये था कि यहाँ पर आकर आई कुड एक्सपैंड माई सेल्फ, मेरा नॉलेज, मेरी कैपेबिलिटीज़, मेरी एक्सपर्टीज़ को मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से चैनलाइज कर सकी, जिससे सिर्फ मेरा सेल्फ ग्रोथ नहीं हुआ, मेरे साथ जुड़ने वाली काफ़ी लेडीज़ की भी ग्रोथ हो सकी। सही।
तो वो क्या वैल्यूज़ हैं जिनको आप देखती हैं कि आप कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों में भी वो वैल्यूज़ देखूँ? तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप वैल्यू अभी भी करती हैं और आप चाहती हैं कि बच्चों में भी हो, तो वो कौन-सी वैल्यूज़ हैं? वैल्यूज़ मैं हमेशा चाहती हूँ और हमेशा चाहती रहूँगी कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, जो हमारे इंडियन वैल्यूज़ हैं, वो हमारे बच्चों में यहाँ पर भी हों। क्योंकि हमने देखा है इंडिया में रहकर भी काफ़ी लोग हैं जो इंडियन वैल्यूज़ को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं। अभी भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बेटा 11 साल का है, रोज़ रात को सोने के पहले वो हनुमान चालीसा सुनता है। यूट्यूब पे उसके पास है, उसको याद नहीं होगा तो हम याद भी दिला देते हैं। तो हम चाहते हैं अभी भी सारी जो गणेश चतुर्थी हो गई, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, एक छोटी-छोटी रिचुअल को हम फ़ॉलो करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे बच्चे आगे भी लेकर जाएँ। हुँ, काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट हम मानते हैं कि इन चीज़ों से हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो हमेशा चैनलाइज़ रहता है, हमारी जो थिंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। सही। तो कहाँ पर फिर ये वैल्यूज़ जब आप इंडिया में थीं, तो ये कहाँ पर ये वैल्यूज़ आपके लिए हिंड्रेंसेस बन रही थीं, हर्डल्स बन रही थीं? हर्डल्स इंडियन कल्चर या इंडियन वैल्यूज़ नहीं बन रही थी, इंडियन सोसाइटी सोसाइटी जो बनी। है कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये अभी तक है। आई मीन बहुत सारी लेडीज़ दुबई में रहकर भी बिकॉज़ उनके फैमिली और बहुत सारे जो उनके मतलब रिश्तेदार हैं जो इंडिया में हैं, तो अभी भी यहाँ पर रहकर भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ॉलो करनी पड़ती हैं और वो ऐसी कर रही हैं कि जो उनकी इंडिया की सोसाइटी को इम्पैक्ट ना करें, जबकि वो यहाँ रह रही हैं। आई सी। तो इट्स नॉट द कल्चर विच इज स्टॉपिंग और इट्स नॉट द रिलीजन, इट्स द सोसाइटी विच इज इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ लेडीज लाइफस्टाइल। सही। लेकिन अभी तो अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी लिबरल माहौल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी नज़र आती है। फ्रीडम, आई डोंट नो हाउ मच फ्रीडम इज़ देयर। उसके बावजूद भी आप ये फ़ील करते हैं कि समहाउ इट वाज़ नॉट दैट लिबरल। क्या आपको लगता है कि मैं बाहर आई तो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकी लाइफ़ में? फ्रीडम, लिबरल डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। इन सबसे ऊपर होती है सेफ्टी। सेफ्टी, ओह या। एग्जैक्टली। अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, हुँ, आप एक्टिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, इन दैट केस आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो आपकी एज अ वुमन आपकी सेफ्टी इज़ अ priority, राइट, विच आई बिलीव दुबई से ज़्यादा बेटर मुझे किसी और कंट्री में नहीं मिल पाता। ट्रू। क्योंकि अगर आप सेफ हो ना तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे किसी भी फील्ड में जाना है, आइदर आई पास और फेल बट आई नो आई एम सेफ। हुँ, तो वो चीज़ बहुत सी कंट्रीज़ में मिसिंग है। राइट, आई नो राइट। इंडिया में भी काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी स्टेट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स है बट टू बी वेरी फ्रैंक बहुत सारी ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर अभी भी लड़कियों को रात को अकेले चलने में भी डर लगता है। राइट, राइट। नो डेफ़िनिटली हम लोग भी मीडिया पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ में आती रहती हैं चीज़ें। मेबी एवरीथिंग डज़न्ट कम बट स्टिल लॉट्स ऑफ केसेस आर देयर एंड यू डेफ़िनिटली फ़ील सेफर हियर दुबई में। इन ओवरऑल बहुत सेफ फ़ील करता है हर बंदा यहाँ पे। 3 डेफिनेटली। बजे रात को भी अगर एक औरत जो है वॉक करती हुई जा रही है अकेले, तो नोबडी इज़ गोना आस्क अ क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग? व्हाट्स द प्रॉब्लम? नोबडी इज़ गोना बॉदर। कि इम्प्रूवमेंट्स हैं, आई एम नॉट हुँ, सेइंग कि इंडिया में इम्प्रूवमेंट्स नहीं हैं, ठीक हुँ, है? जब हम कॉलेज टाइम में थे तब से लेके अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं एंड वी हैव सीन पीपल ओपनिंग अप अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन हुँ। इंडिया ऑल्सो। बट देन उस लेवल पे जिस लेवल पे फ़िलहाल दुबई है, आई थिंक उस लेवल तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। सही, सही। बिल्कुल सही है और सूनर और लेटर वी ऑल होप कि हर मुल्क का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे यहाँ डेफिनेटली पर है। वी डेफिनेटली होप सो। ये बताएं कि आपने जब ये ब्यूटी पेजेंट का टाइटल लिया, टाइटल लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आया इसका? टाइटल लेने के बाद बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने उसको एज़ अ लग्ज़री लिया, बहुत सी औरतें जिन्होंने उसे एज़ एन एक्सपीरियंस लिया। हुँ, बट मैंने इस चीज़ को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी लिया ओके, टू ब्रिंग चेंज इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल्स लाइफ। और ये लेने के बाद जब मैं वापस दुबई आई, मुझे इंडियन एम्बेसी से और बहुत सारी इंडियन ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे इवेंट्स करते थे, जी। उनकी तरफ से इनवाइट्स आई एंड दे जैसे अभी मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, उस वक्त लोगों ने मेरी स्टोरी सुनना चाहा एंड बहुत सारे शोज़ में बुलाकर ऑनर किया गया एंड व्हेन आई न्यू दैट पीपल आर लिसनिंग टू मी, पीपल आर वैल्यूइंग व्हाट आई एम सेइंग, मैंने इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया टू हेल्प पीपल टू लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपने हुँ, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अब अगर एक कोई नॉर्मल लड़की जाकर किसी को बोलती है कि भाई आप ये शो कर लीजिए या ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। बट अगर कोई लड़की ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुकी है, हुँ, अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ शेयर कर रही है, देन डेफिनेटली या पीपल विल वैल्यू दोज थॉट्स। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया ताकि मैं बहुत सारी लेडीज़ को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकूँ। हुँ, हुँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आपके पास एक नाम आ जाता है, आपकी रिकॉग्निशन होने लगती है,
तो आपकी वॉइस जो है वो लाउडर होने लगती है। यस जब आपकी वॉइस लाउडर हो रही है तो ज़ाहिर है आप अच्छा मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं और आप जो भी चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं लोगों में, तो वो आप लेकर आ जाते हैं। जी तो आपने अपनी वॉइस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कंफर्ट जोन से निकाला। इज़ इट ओनली लेडीज़ और एनीबडी हु इज़ जस्ट फॉलोइंग यू और लिसनिंग टू यू? इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज सबके लिए? सबके लिए वी ऑल्सो डू मिस्टर यूए इंटरनेशनल एंड हमारे जो इवेंट्स होते हैं हमारे जो पेजेंट्स होते हैं अनलाइक अदर पेजेंट्स वी आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स ट्रेनिंग ग्रूमिंग कोरियोग्राफी एंड बिल्डिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देम सेल्फ ऑन द स्टेज। तो हमारा ये इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन। हमने स्टार्ट वुमेन से किया था बिकॉज मैंने खुद ही मिसेस यूए में पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद में ऑब्वियसली स्टार्ट विथ वुमेन वी डिड। उसके बाद में लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़नी शुरू हो गई, जैसे कि देवर लेडीज़ की हमारी गर्ल्स आर नॉट मैरिड, सो उनके लिए हमने मिस यूए इंटरनेशनल स्टार्ट किया। राइट। देन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि व्हाई ओनली लेडीज़ हैव ऑल द फन, लड़कों के लिए क्यों नहीं है। तो हमने लड़कों के लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी करना। उसके बाद में बच्चों के लिए हमने फैशन शोज किए थे टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। एंड देन वी ऑल्सो हैव वन मोर बेबी एडेड विच इज़ कॉल्ड गल्फ अचीवर्स अवार्ड। गल्फ अचीवर्स अवार्ड। जी, तो ऐसे एक एक करके हमने काफ़ी एलिमेंट्स ऐड किए हैं इसमें। आई सी। तो आपके इन सारे एक्शन से यानी आप खुद ही ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं अब? पहले तो खुद पार्टिसिपेट कर रही थी, नाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट। तो आपके बारे में मैं देख रहा था एक मुस्कान, बीइंग मुस्कान, ये इट्स एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो इसकी आप फाउंडर भी हैं। हाँ जी, तो इसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं क्या? बिल्कुल। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा? बिंग मुस्कान इवेंट्स के अंदर हम मिसेस यूए इंटरनेशनल, मिस्टर यूए इंटरनेशनल, मिस यूए इंटरनेशनल और Okay. गल्फ अचीवर्स अवार्ड, ये 4 एलिमेंट्स करते हैं। राइट। तो ये जब आप करते हैं तो इसका किसी एसोसिएशन से कोई ताल्लुक़ होता है, कोई अटैचमेंट होता है, या लाइक आज आपने मुस्कान बनाया बीइंग मुस्कान, कल को कोई और स्टार्ट करता है बीइंग सुल्तान, तो वो तो कुछ भी इस तरह बना के वो भी मिस्टर बना दे? बिंग मुस्कान को देखिए काफ़ी लोगों ने शुरुआत तो की है, बट आसान नहीं होता एक पेजेंट को रन करना। अच्छा, आसान नहीं होता। एंड एज इवेंट मैनेजमेंट आसान नहीं होता या? इवेंट मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड Okay. हैंडलिंग अ पेजेंट इज डिफरेंट। ओके, ऑलराइट। I don't do shadi barats. I do a woman empowerment और people empowerment pageant. राइट, राइट। मैं फैशन शोज नहीं कराती हूँ, मैं अच्छा, नहीं पेजेंट्स कराती हो। कराती हूँ। राइट। फैशन शोज में फोकस होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो डिज़ाइनर कपड़े हैं, डिज़ाइनर जूते हैं, उनको डिस्प्ले करना है। बट पेजेंट में होता है एज अ पर्सन, एज ह्यूमन, आपको अपनी एज एन इंडिविजुअल अपने आप को बेस्ट दिखाना है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। एंड ब्रिंगिंग दिस लेडीज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो दे आर लाइक नॉर्मल पीपल। Yeah. कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस वूमन है, बट उनके अंदर था एक ड्रीम कि कुछ करना है स्टेज पे, कुछ मॉडलिंग के फील्ड में करना है, बट वो अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली को सर्व करने में इतनी बिजी हो गई हैं कि दे हैव फॉरगॉटन देयर ड्रीम्स। तो ऐसी औरतों को कन्विंस करना राइट। टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड पार्टिसिपेंट इज नॉट ईजी। तो तैयार नहीं होती खुद से आने के लिए, उन्हें पुश बहुत करना मुश्किल पड़ता होता है। है, पुश करना पड़ता है। कुछ चाहती भी हैं करना कि उन्हें पुश की जरूरत नहीं है, बट उनकी फैमिली फैमिली रिस्ट्रिक्शंस प्रेशर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वैल्यूज उनकी घर की Exactly. अलग होंगी, फिर कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा। एग्जैक्टली I और उसके understand. बाद में हम जो पेजेंट करते हैं हम 2 कैटेगरीज में करते हैं, एक गोल्ड होती है, एक प्लैटिनम होती है। गोल्ड इज फॉर द यंगर कैटेगरी ऑफ Okay. मिसेस एंड प्लैटिनम इज अ सीनियर कैटेगरी। ब्रॉन्ज में कुछ नहीं है आपका? नहीं, फिलहाल नहीं। ब्रॉन्ज में आप मिस को समझ लीजिए मिस को समझ लीजिए, बट Okay. वो अलग करते हैं बिकॉज मिस एंड मिसेस का कंप्लीट अलग ट्रेनिंग सेगमेंट होती है, उनकी Alright. रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें अपने जो बेटे हैं, अपनी बहुएं हैं, उनसे कंफर्मेशन लेनी पड़ती कि भाई मैं एक फैशन शो में या एक पेजेंट में पार्टिसिपेट करूं। तो सोच ले कितना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए उन्हें कन्विंस करना। राइट, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं लेडीज़ को काउंसलिंग करके ख़त्म करके या एंड अप की जहाँ वो रजिस्टर भी नहीं करती हैं, बट हाँ वो अभी भी हमारे टच में है बिकॉज ऑफ माई काउंसलिंग। उनको मेंटल पीस मिलती है बिकॉज ऑफ दैट काउंसलिंग। दे हेल्प देम सेल्फ कि ठीक है वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। आई सी, तो रियली। इट्स नॉट जस्ट अ पार्टिसिपेशन पार्ट, इट्स मोर ऑफ द काउंसलिंग पार्ट एंड हेल्पिंग देम टू कम आउट ऑफ दैट जोन। राइट, राइट। अच्छा, पेजेंट्स के अंदर अक्सर ये बात सुनने में आई है बात कि फेयरनेस का मसला रहता है और उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना, उसकी फेयरनेस को मेंटेन रखना। आप पहले तो इंसाइट बताएं, ऐसा होता भी है खाली ऐसे ही लोग कहते हैं? बहुत होता है, बहुत होता है। बहुत होता है। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक पेजेंट्स को लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है। आई सी। जी। एंड मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब मेरा पेजेंट हुआ था मैं उसमें टॉप विनर नहीं थी, आई वॉज द टाइटल विनर, क्योंकि वहाँ पे भी ये हुआ था। अच्छा। हाँ। एंड द लेडी हु वाज ऑन द स्टेज, सब लोग सरप्राइज है कि वो विनर कैसे बनी।
शी वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट टू टॉक. सो होता है, दुबई में भी काफ़ी होता है. एंड द स्टोरी बिहाइंड बीइंग मुस्कान इवेंट इज़ दिस इटसेल्फ कि हमने बहुत सारे पेजेंट्स को सपोर्ट किया इनिशियली. आई हैव ट्रैवल्ड इंडिया, मॉरिशस, थाईलैंड, ओमान टू ट्रेन द गर्ल्स. मैंने अपना पेजेंट ख़त्म होने के बाद एज अ ट्रेनर स्टार्ट किया था कि एक पर्सनालिटी बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं लेडीज़ को ट्रेन करना शुरू किया. मैंने जिसके लिए हमने कुछ पेजेंट जो इंडिया से आते थे यहाँ पे, जिनको हमने सपोर्ट किया, बट बाद में पता चला कि वो जेन्युइन नहीं थे. इट वॉज जस्ट बिजनेस मेकिंग. तो हमारी टीम ऑलरेडी वर्क कर रही थी. देयर वर गर्ल्स. दुबई में कुछ पेजेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे लड़कियाँ डिप्रेशन में जा रही हैं कि पेजेंट ऑर्गेनाइज किया है और रिजल्ट डिसाइडेड थे, उन्हें बाद में पता चला है क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर महीनों तक मेहनत कर रही हैं, यू नो, फॉर द कॉम्पिटिशन, और बाद में पता चलता है रिजल्ट तो डिसाइडेड थे, तो डिप्रेशन में जा रही हैं. तो ये सब सुनने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वैसे भी ट्रेनिंग ग्रूमिंग तो कर ही रहे हैं, तो उससे हम खुद का पेजेंट क्यों ना करें, जहाँ पे वी नो कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग इज कम्प्लीटली फेयर. तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम अपना फर्स्ट पेजेंट करेंगे. आई सी. तो जब आप अपना फर्स्ट पेजेंट लॉन्च किया तो किस तरह से आपने इंश्योर किया कि इंटेग्रिटी भी रखनी है, फेयरनेस अपने पेजेंट के अंदर रखनी है? ये तो मार्केट में जो हो रहा है आपको पता चल गया सब. जी बिल्कुल. सो हाउ डिड यू इंश्योर दैट? आई मेड श्योर जो राउंड्स हो रहे हैं, ओके, हम अलग अलग राउंड्स करते हैं. जो सिलेक्शन होता है उसकी अलग क्राइटेरियाज होती हैं. जैसे टैलेंट राउंड होगा, फैशन वॉक होगी, उसके बाद में अभी रिसेंटली हमने ऐड किया है वेयर दे टॉक अबाउट अ सोशल कॉज ऑल्सो. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन राउंड होता है. तो वी आर लुकिंग हियर नॉट फॉर अ रैंप मॉडल, नो, ओके, वी आर लुकिंग फॉर अ रोल मॉडल हियर. वेरी गुड. ओके. और उसके लिए हमें चाहिए कि ब्यूटी, ब्रेन, टैलेंट एंड सोशल कंसर्न्स ऑल्सो. तो इन सारे बेसिस पे हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं कि आप स्टेज पे क्या परफॉर्म कर रहे हो, आपने क्या आंसर दिया है, और जूरी आपको किस बेस पे मार्क्स दे रही है. कम्प्लीटली ऑन जूरीज नंबर एंड स्कोरिंग द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. राइट. वेरी नाइस. तो इसका मतलब है, एक तो आप देखते हैं होलिस्टिक अप्रोच है आपकी. इट्स नॉट अबाउट ओनली द ब्यूटी, इट्स अ पैकेज. उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए. टैलेंट भी होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इंटेलेक्ट, यस, एंड द ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें. बिल्कुल. जो ज्यूरी में लोग बैठते हैं आमतौर पे वो कौन लोग हैं आपके, जो पास्ट विनर्स होते हैं कोई पेजेंट्स के, या वो आधे? They are from different fields. As I told you, the selection happens on different criterias. ठीक है. तो मूवी डायरेक्टर होते हैं उसमें मीडिया से भी होते हैं जूरी में. उसके अलावा हमारे विनर्स में भी एक दो होते हैं. एंड बिकॉज हमारा पेजेंट करने के बाद ऑलरेडी 1 साल का उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, सो दे आर गुड इनफ टू जज अ पेजेंट. उसके बाद में देर आर बिजनेस वुमेन ऑल्सो जो होती हैं फॉर जजिंग द इंटेलिजेंस. सो हाँ, अलग अलग फील्ड के लोग वहाँ पे होते हैं टू जज देम ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज. वेरी नाइस. और आपको ये मेक श्योर करना पड़ता होगा कि वो जो आ रहे हैं वो जजमेंट भी सही देने वाले हैं. Everybody is answerable to me if anything goes wrong. Yeah, exactly. I'm always on top of everything. तो अभी कितनी पेजेंट्स आप करा चुकी हैं अंडर बीइंग मुस्कान इवेंट्स? देखिए, मिसेस के हमारा अभी 6 सीजन की तैयारियां चल रही है. हमने 5th सीजन अप्रैल में एंड किया है. और मिस के लिए हमारा 3rd सीजन चल रहा है. मिस्टर के लिए भी 3rd चल रहा है. एंड गल्फ अचीवर्स का हमारा 6th सीजन होने वाला है. राइट. वेरी नाइस. काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं. जी बिल्कुल. तो ये जो आपकी इवेंट्स, नॉट एग्जैक्टली द इवेंट्स मैनेजमेंट, इट्स अ पेजेंट ऑर्गेनाइजिंग. तो इसके अलावा भी आप कुछ और भी ऐसे इवेंट्स कुछ प्लान कर रही हैं आगे करने के लिए, या ओनली हेयर बस यही कराते रहेंगे आगे भी? हम ये कराते ही रहेंगे. एंड क्योंकि हमें बहुत प्यार मिला है दुबई से और अक्रॉस द वर्ल्ड. इनफैक्ट गर्ल्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम ओमान, बहरीन. वहाँ से भी लेडीज आकर पार्टिसिपेट करती हैं. सो वी गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड इट्स पीपल्स डिमांड दैट वी डोंट स्टॉप इट. तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे. इसके अलावा हम कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने वाले हैं, जिसमें एक तो मैंने आपको बता दिया, गल्फ अचीवर्स अवार्ड्स हम करते हैं, विच इज़ बेसिकली मोर फॉर पीपल हु हैव अचीव्ड इन गल्फ रीजन, एक्सपैट्स, नॉट ओनली इन यूएई. और ट्रस्ट मी, हमारे गल्फ अचीवर्स का रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा रहा है कि सऊदी से, ओमान से भी लोग आए हैं यहाँ पर गल्फ अचीवर्स का टाइटल रिसीव करने के लिए. तो ये एक एलिमेंट हमने ऐड किया है जहाँ पे हम जो अचीवर्स हैं गल्फ रीजन में उनकी स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करते हैं. अवार्ड भी दिया जाता है, बाद में उनकी स्टोरीज भी हमारे मैगजीन्स में शेयर की जाती हैं. इसके अलावा एक न्यूएस्ट बेबी है हमारा, विच इज़ गल्फ मास्टर शेफ़. और हमने देखा है आजकल लोगों में खाने का बहुत ही क्रेज़ बढ़ता जा रहा है एंड पीपल आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग. तो ये जो कॉन्टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं वो बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा. काफ़ी शेफ्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये होगा हमारा अक्टूबर में. दिस इज़ आवर न्यूएस्ट बेबी. तो उस पर काम चल रहा है अभी. Brilliant. So many things you are already doing. Yes. And things are lined up as well. जितना
आपका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, जो आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, वो भी अपना अच्छा खासा है, एंड एज फार एज आई नो अभी भी और अटैच तो हैं उससे, यस, और आने वाले वक्त के अंदर आप मज़ीद काम करने जा रही हैं. तो बिल्कुल. हाउ डू यू रियली मेंटेन दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कॉर्पोरेट लाइफ एंड देन दिस योर फैशन इंडस्ट्री? आई नो ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स दे एडमायर मी फॉर दिस. लेट मी टेल यू द फैक्ट, दे लाइक हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड जिसमें मैं अभी भी 8 to 9 आवर्स आई एम सर्विंग टू अ कंपनी. Wow. उनको पता ही नहीं था. एंड द क्वालिटी ऑफ शो वी डिलीवर्ड, पीपल आर सरप्राइज दैट दो वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स वी आर डिलीवरिंग दिस काइंड ऑफ शो. तो इट्स जस्ट द पैशन, एंड अगर ये आपका पैशन है यू विल ऑलवेज हैव अ रूम फॉर दिस. वही अगर कोई फैमिली फंक्शन में मुझे बुला लेना कि ऑफिस के बाद तैयार होके आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगी. वही अगर इट्स अबाउट माई शो, इट्स अबाउट माई पेजेंट, मुझे अगर एक्स्ट्रा ड्राइव करके भी किसी लड़की से जाकर मिलना है, उसे काउंसलिंग करनी है, यस आई विल डू दैट. तो इट्स ऑल अबाउट पैशन. इट्स ऑल अबाउट पैशन. तो आप मैनेज कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं टाइम को, कॉर्पोरेट लाइफ को भी, इसको भी, उसके अलावा फैमिली लाइफ अलग से चल रही है. उसको भी बैलेंस आप कर रही हैं. तो फैमिली लाइफ में कभी कभी आपको सुनने को मिलता है हस्बैंड की तरफ से या इन लॉज की तरफ से कि तुम्हारा टाइम आउटडोर बहुत ज़्यादा है, घर को वो फोकस नहीं मिल पा रहा, बच्चों को वो टाइम नहीं मिल पा रहा. डज इट हैपन एवर, या आप शाम को आके सब कुछ कंपनसेट कर लेती हैं? नहीं, मुझे टचवुड आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे इन लॉज ने कभी ऐसा कहा हो या मेरे हस्बैंड ने. मी एंड माई हस्बैंड वी हैव बैलेंस दिस. Right. आप बिलीव करेंगे, जब मैंने अपना फर्स्ट पेजेंट लॉन्च किया था आई वॉज 7 months प्रेगनेंट, और उस वक्त मैंने ये सारा स्ट्रगल शुरू किया था. एंड अब ऐसा है कि बिकॉज उन्होंने वो आउटकम देखा है मेरे पेजेंट का, तो उनको पता है जो भाग दौड़ है इट्स रियली नीडेड एंड इट्स वर्थ. तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो घर पर होते हैं बच्चों के पास, जब वो बाहर जाते हैं अपने काम से तो मैं, तो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस वे. अच्छा, वेरी गुड. हमारी वीकेंड्स मोस्टली अगर कोई इवेंट्स, और मैं बहुत पिकी हूँ इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, मैं सारे इवेंट्स में नहीं जाती हूँ. जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे हमारी लड़कियाँ कुछ एक्सपोजर मिल रहा है, हमारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम डेफिनेटली वहाँ जाते हैं. उसके अलावा आई एम नॉट समवन कि इतना 1 घंटे मेकअप करके 45 मिनट ड्राइव करके किसी इवेंट में जाके यू एड ऑन टू बी अ वेरी फ्लैशी क्राउड. नो, आई डोंट प्रेफर दैट. वो टाइम आई प्रेफर कि मैं, अगर कुछ और नहीं है, इवेंट नहीं है, तो आई बी विथ माई किड्स. सो बेसिकली यू टेक इट प्रोफेशनली, कि चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे इवेंट्स के ऊपर आप काम कर रही हैं, या फिर आपका जो भी इससे बिजनेस से रिलेटेड ही है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस. एग्जैक्टली. उसके अलावा आप टाइम वेस्ट नहीं करती, गोइंग टू द पार्टीज, जस्ट स्पेंडिंग टाइम सिटिंग इन अ कैफे एंड ऑल दैट. यू No, अवॉइड ऑल I दैट, am यू not स्पेंड that. दैट टाइम विद फैमिली. I am seriously not that. I crave for time with my family and my kids. आपकी सक्सेस में आपका फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा. एंड दे हैड बीन सपोर्टिंग. बहुत आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो आपको मिला, तो यू हैड बीन वेरी लकी फॉर दैट. I am blessed. I think मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है माय हस्बैंड अनिल असरानी. मैं हमेशा ये कहती हूँ. क्या करते हैं वो? ही इज इनटू अकाउंट्स. अकाउंट, हाँ जी. बिजनेस है, जॉब है? जॉब है. जॉब है. Yeah. तो बिजी रहते हैं काफ़ी? बहुत बिजी रहते हैं, और फिर भी वीकेंड्स में, जैसे वो ज़्यादा उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है, ही इज़ अ क्रिकेट फ़ैन, तो जब भी वक्त मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं. बट Right. उसके अलावा वो अपना, जैसे मैं हूँ वेरी पिकी विद द इवेंट्स एंड कहाँ जाना है, तो वो बहुत पिकी हैं. हम प्रेफर करते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम, जैसे अब मेरे बेटे को फुटबॉल का बहुत पैशन है, तो वो उसके साथ वीकेंड्स पे जाते हैं, उसकी Right. लीग्स वगैरह में. तो हाँ, दैट वे ही इज़ वेरी सपोर्टिव. तो आप लोग दोनों ही शाम को घर वापस आते हाँ हैं? जी, तो बिल्कुल. बच्चे उस वक्त कहाँ होते हैं? घर पर ही होते घर पे होते हैं. हैं? हाँ, मोस्टली 3:30-4 बजे तक तो मेरे बेटे के स्कूल ही होते हैं. ओके. तो उसके बाद में 2-3 घंटे का गैप होता है, उसके बीच में उसकी फुटबॉल की जो कोचिंग क्लास होती है वो होती है Right. शाम को. लेकिन हम सब घर पर होते हैं, और डिनर के टाइम पे फ़ोन नहीं होना है, वी आर रूल्स बनाए टॉकिंग. हुए? हाँ, माय हस्बैंड इज़ वेरी स्पेसिफिक इन दिस केस. खाना खा रहे हो, टेबल पे हो, तो लाइक बीच में भी माय वर्कलोड गॉट इंक्रीज. आई वाज विथ माय लैपटॉप एंड जब खाना खा रहे हैं, और माय हस्बैंड वाज नॉट हैप्पी. ही सेड यू आर ऑन डिनर टेबल, यू आर विद फैमिली, काम होगा, खाना खाने के बाद करो. राइट. सो हाँ, ही इज़ वेरी स्पेसिफिक विद दिस कि हाँ, फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ हो. वो खुद भी फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करते हैं जब वो बच्चों के साथ होते हैं. ये रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. स्पेशली जब आपके पास लिमिटेड टाइम हो, वो भी क्वालिटी नहीं हो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी है. ये बताएं कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखती हैं, इंस्पायर रखती हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर. आप मोटिवेशन, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा काम करता है तो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है. बिल्कुल. देन हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड?
पर्सनल लेवल पे आई थिंक माय किड्स दे मोटिवेट मी बिकॉज Okay. जो मैं काम करती हूँ, जिस तरह की रिस्पेक्ट मुझे बाहर मिलती है, माय किड्स आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट. Very एंड nice. हमेशा मेरी बेटी तो काफ़ी छोटी है, 3 साल की है, बट मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो वो मुझे हमेशा बोलता है कि मम्मा यू गो, डोंट वरी, आई हैंडल कुकी. मतलब मेरी बेटी को बोलता है कि मैं हैंडल कर लूँगा, अब जाओ. That's तो मुझे good. मोटिवेट करता है, मम्मा यू गो. एंड प्रोफेशनली जो लेडीज़ हैं, जो हमारी लड़कियां हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, वो मुझे मोटिवेट करती हैं, क्योंकि शो के बाद उनमें जो चेंजेस होते हैं और उनमें जो ग्रोथ होती है, जिस तरीके से वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं, जिस तरीके से वो हमें वापस आकर थैंक्स कहती हैं, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि भाई रुकना नहीं है, और करना है, और लोगों को आगे लेकर आना है. दीज आर द टू थिंग्स विच ऑलवेज मोटिवेट मी. This is very nice. आप लोगों का भी आपने जिक्र किया कि काउंसलिंग भी करती हैं. जी. आप उनको तो बेसिकली ऑल्सो काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब है आपकी, या इट्स जस्ट बाय चॉइस आप ऐसे ही कर रही हैं, लोगों की हेल्प के लिए कर बाय रही हैं? चॉइस, आउट ऑफ माई इट्स नॉट अ पेड एक्सपीरियंस. जॉब. मैं कोई मैजिक नहीं करती हूँ. मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों को जितना पॉजिटिव रख सकती हूँ, जितनी उनकी हेल्प कर सकती हूँ, जितना उनको अपनी बातों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करके सेंड ऑन कर सकती हूँ, वो करती हूँ. मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं इसके लिए चार्ज नहीं करती हूँ. अच्छा, बट चार्ज नहीं किसी की करती हैं. नहीं, किसी की हेल्प हो जाए वो बहुत ज़रूरी है, बस वही करती हूँ. अच्छा, वेरी नाइस. हमारी बात हो रही थी पहले आज के बिफोर द प्रोग्राम हाँ जी. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में. हाँ. तो उसमें हम जब बात करते हैं वुमेन को एम्पावर करने की आजकल बात बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा. पूरी दुनिया में ही हो रही है, और काफ़ी हद तक इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जाया जाता है और काफ़ी जगह इसको नेगेटिव में भी ले जाया जाता है. जी. नेगेटिव पे जाने के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं जो कभी कभी लोग ओवरलुक कर देते हैं. किसी भी चीज़ में, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट, बच्चों को भी अगर देखें एक्स्ट्रा एम्पावर कर दें तो उसके असरात अलग ही होने लगते हैं. एग्जैक्टली. आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगी? एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन दैट. I think women empowerment is needed for ladies who are lacking the support. ठीक है. अब अगर हम देखें दुबई में बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं हु आर ऑलरेडी वर्किंग, एंड उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड यूज़ करना विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज हाँ, दे नीड दिस गाइडेंस. ओके, दे नीड दिस गाइडेंस, दे नीड दिस पुश. बट एम्पावरमेंट अगर हम देखें तो बैक इन आवर कंट्रीज देयर आर गर्ल्स हु आर स्ट्रगलिंग. जैसे मैं आपको अपने पेजेंट के बारे में बता रही थी, ऑलमोस्ट 38 पार्टिसिपेंट्स थे, एंड दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. उन लड़कियों ने कभी लाइफ में स्लीवलेस नहीं पहनी थी, उन लड़कियों ने कभी हील्स नहीं पहनी थी. कोई अपने हस्बैंड से लड़कर आई हैं, कोई अपनी शादी की ज्वेलरी रख कर आई हैं, तो ऐसी लेडीज़ को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है. दुबई में इवेंट्स पे और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे अगर आप यॉट पे जाकर बिकनी शूट करा रहे हो, आई एम सॉरी, व्हाट एम्पावरमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? हराम वाला, डोंट डू दिस. आई ऑलवेज बिलीव ठीक है आप करो, इट कैन बी योर पार्टी टाइम, इट कैन बी योर से गैदरिंग टाइम, बट इट इज़ नॉट वुमेन एम्पावरमेंट. आप जाकर देखो सच में किसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है. तो यहाँ पे एम्पावरमेंट का कुछ गलत भी दिखाया जा रहा है कि भाई वुमेन एम्पावर्ड है इसलिए जो चाहे जैसे चाहे करे. शायद आप उस एंगल में बात कर रही हैं कि जहाँ पे वुमेन को कम से कम बोलने का इख्तियार तो दिया जाए, उससे मशवरे का इख्तियार तो दिया जाए, उससे उसका ओपिनियन तो लिया जाए, उससे डिस्कस तो किया जाए, उसको लाइफ में फैसले करने के लिए भी इंसान समझा जाए. बिल्कुल. दिस इज एम्पावरमेंट. एग्जैक्टली. ऐसी बहुत सारी एजुकेटेड एंड सेटल एंड रिच फैमिलीज मैंने देखी हैं जहाँ पे अभी भी उनके घर की बहू की व्यू पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं, उनसे पूछा नहीं जाता है. उनके बेटे को पढ़ाई के लिए कहाँ भेजना है उनसे नहीं पूछा जाता है. उनके चाचा मामा पापा सब डिसाइड कर लेंगे, बट व्हाट लेडी वांट द किड टू डू और व्हाट लेडी हर सेल्फ वांट टू डू मैटर नहीं करता है. डिस्कस भी नहीं करते. डजंट मैटर. राइट. वो एग्जिस्टेंस बहुत सी फैमिलीज में मिसिंग है. अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं. देखें हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोगों को, जैसे बच्चे हैं, उनसे पूछते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस इतना होता है तो आप अपने उस एक्सपीरियंस की नज़र से देखते हुए उनको गाइड करते हैं कि देखो यहाँ पर तुम जाना भी चाह रहे हो तो शायद तुम्हारे लिए इतना अच्छा नहीं है, बट डज नॉट मीन कि आप उसको बिल्कुल ही कहें जो तुम्हारी मर्जी जाए करो, देन फिर आप उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं. बिल्कुल. किसी दोस्त को भी गाइड करता है इंसान. इसी तरह एम्पावरमेंट ये है कि आप उसको गाइड भी करें, काउंसिल भी करें, सपोर्ट भी करें, और उसकी जो इज्जत नफ्स है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कम ना होने दें. This is getting empowerment. This is empowering. Correct. Not saying yes for everything is not empowerment. No. Guiding correctly is empowering someone. Yeah, true. अच्छा, हमें कभी कभी इसको गलत डायरेक्शन में लेने की वजह से in what way कुछ अलग सोसाइटीज़ में फेमिनिस्ट मुआशरा भी बन गया है काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर. तो उसके अंदर मर्द को बिल्कुल ही वो कहते हैं कि यार इसको तो ख़त्म, तुम्हारा इससे ज़्यादा राइट नहीं है, बस इतना करो
और इसको हर चीज़ का राइट है। ये एक हो रहा है एक सोसाइटी के अंदर। अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाएँ तो आप आई नो। देखेंगे जिसकी वजह से उसके भी अपने एक असरात हैं। उसके बारे में आप क्या कहती हैं? आपने देखा ही है उसको भी? जी, मैंने देखा है डेफ़िनेटली। एंड अभी रिसेंटली मैं मज़ाक में किसी से बोल रही थी कि हाँ, शायद उन कल्चर्स में वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं, मेन एम्पावरमेंट की मैन ज़्यादा एम्पावरमेंट ज़रूरत की है। ज़रूरत है। वे रिसेंटली मैं किसी से मज़ाक में वही बोल रही थी। बट सी आई थिंक बैलेंस इज़ इम्पोर्टेंट। बैलेंस इज़ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अबाउट वुमन और मैन। नो। It's about who is correct and who need to get noticed and या given importance should be given importance. राइट। तो इट्स नॉट अबाउट कि वुमन को एम्पावरमेंट करो या मैन। और मैंने देखा है आजकल बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट एट सच अ बिग लेवल दैट women are taking this or using it as a woman card in a lot of cases, या which is not acceptable. It's not that every time women, like, no, men are wrong. I think both the side of stories should be heard and evaluated, and accordingly the judgment need to be passed. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बैलेंस रखें और आपस में एज अ पार्टनर चलें, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, चाहे फादर और चिल्ड्रन हैं, या जो भी रिलेशनशिप है उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है। आजकल आई मीन जिस तरीके से ओपन हार्टेडली डिवोर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है ऑन, आई मीन इट अगेन डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल बेसिस। वी डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड एवरी Yeah. फीमेल, बट इतनी इजीली हमने डिवोर्सेस को या लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर लिया है कि पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप्स। राइट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एग्जैक्टली, आई मीन आई नो अगर बहुत ज़्यादा इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन योर मैरिज, Yeah. देयर आर केसेस जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, वी अंडरस्टैंड। बट जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ योर मैरिज एंड यू थिंक दैट ओके नो आई एम नॉट गोना सेटल विद दिस गाय, बिल्कुल एटलीस्ट ऐसे ही है। ट्राई। एग्जैक्टली। अच्छा, दोनों दोनों एक्सट्रीम में दोनों को देखना पड़ेगा। एक तरफ तो ये है कि जैसे आपने कहा ना कि अभी मेरे पास एक केस आया फैमिली काउंसलिंग का। आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं जिनकी मैं काउंसलिंग कर रहा होता हूँ। एक केस आया जिसमें 22 इयर्स ऑफ मैरिज और हस्बैंड जो है वो किसी और के रिलेशनशिप में, ओके। और घर आता है तो वाइफ को मारता है, ओह। फिजिकल अब्यूज़ करता है। वाइफ सोचती है कि आई इन्वेस्टेड माई 22 ईयर्स ऑफ माई लाइफ विद हिम, और हम अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोई और औरत आई और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो इस चक्कर में रहती है बेचारी कि मैं बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती या बच्चों को नहीं चाहती कि वो बिल्कुल टूट जाए फैमिली, उस सिलसिले में समझा रही है वो। बट देन अगेन ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको देखना होगा, यहाँ पर ज़रूरत है कि वुमेन एम्पावरमेंट की। तो उसको मैंने यही एडवाइस किया कि आपको चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर जो भी बड़े हैं, जी जो मैट्रिमोनियल केसेस को लेते हैं, जी, उनको इन्वॉल्व करें डेफिनेटली। एंड स्पीक अप। अगर आप खामोश रहेंगी तो ये आप पे जुल्म होता ही रहेगा, और जुल्म के ऊपर खामोश रहना तो भी जुल्म ही है। जुल्मी है। तो आप बेहतर है कि आप उनसे बात करें, कम्युनिटी के बड़ों से, और उनको बिल्कुल क्लियरली बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, वरना ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो इवेंचुअली शी डिड दैट, Yeah. और उन लोगों ने इसको इनवाइट किया, बुलाया, बातचीत भी की और समझाया भी, एंड देन ही एग्रीड कि ठीक है मैं आइंदा कभी ये काम नहीं करूँगा। ओके। नाउ बट द थिंग इज़ दैट ये एक सिनेरियो, एक कंडीशन है, कल को दोबारा फिर वो ये काम कर सकता है। जी, देन शी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फॉर दैट एग्जैक्टली। and then she has to get everything in writing. Or despite all that, if he continues to do this, जो कर रहा है वो physical abuse का, तो she has a right. She is empowered enough to make her own decisions. कोई she's not an animal. Even animal के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता अगर आप कर रहे हैं तो। This is women empowerment. Strength देना उसको। Exactly. And here, by accepting this abuse, she is not only impacting herself, she's impacting the kid's life also. True. क्योंकि वो देख रहा है. Yeah. And there is no specific age or date for being vocal. Whenever needed, you have to be vocal. Yeah, वो बिल्कुल। 50 साल की उम्र में हो या True. 5 साल की उम्र में हो, you have to be vocal. Yeah. तो ये अब अपने बच्चे को सिखा रहे हो कि सहना, गलत चीज सहना मत सिखाइए, नहीं सिखाइए। अपने बच्चे की लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहे हो आप। अच्छा, और दूसरा इसका अगर एंगल हम उठा के देखें तो इस तरह से भी है, जैसे आपने कहा डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ इस वजह से भी गया क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। बर्दाश्त का जो मादा है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज ऑप्शंस है ओपन। ऑप्शंस पहले हमारी सोसाइटी में डिवोर्स इतना जो है हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, अब बहुत कैजुअली एक्सेप्ट कर लिया जाता है बिकॉज पीपल नो देयर इज ऑप्शन ओपन, आई कैन डिवोर्स हिम, ओके फाइन, देन नोबडी वांट टू स्ट्रगल विद द रिलेशनशिप। और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है इवेंचुअली? बच्चों पे।
बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी फिर भी गुजार लेते हैं, लेकिन बच्चा जो है ना उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी सिवियर होता है। अच्छा, हम कभी कभी देखते हैं हम फॉलो किसको कर रहे हैं, कहाँ पर जी ये होता था। अगर हम उठा के देखें कल्चरल, आपने बात की, आई एम श्योर इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो कंट्रीज़ हैं कि यहाँ पे फैमिली कल्चर बड़ा यूनाइटेड किस्म का कल्चर है। जी जो अच्छी बातें वो अच्छी हैं, जो गलत हैं वो गलत हैं। जी ये अच्छी बातों में से एक है कि हमारा फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। एग्जैक्टली ये वीक था वेस्टर्न कल्चर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अरसे तक वीक रहा। या अगर आप गौर करें, आपके पास भी बहुत एग्जाम्पल होंगे कि हाँ अब जी वो इस ईस्टर्न कल्चर वो को पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा खाना, हमारे त्योहार, हमारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वही हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली इट्स एग्जैक्टली गोइंग अदर वे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो वाली चीज़ है कि देखने की, कभी कभी हम हर चीज़ ज़ाहिरी जो नज़र आ रही होती है बहुत ब्यूटीफुल, कहते हैं ना कि द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द ऑन द अदर अदर साइड। साइड एग्जैक्टली। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ग्रास ग्रीन नहीं होती शायद। तो वहाँ का जो हमें जो चीज़ें देख के लोग करना शुरू हो गए कि नहीं जी हमें सिर्फ आज़ादी 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 चाहिए, सिर्फ आज़ादी डज नॉट वर्क फॉर यू, नो देयर शुड बी अ बैलेंस इन बैलेंस आज़ादी आज़ादी और एग्जैक्टली। रिस्ट्रिक्शंस के हाँ दरमियान जी में, राइट। तो मीना, ये बताएं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो अपने करियर में इन होना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनको कोई ना कोई रुकावटें मिलती रहती हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो करना तो बहुत चाहते हैं बट ओनली वर्बली, जी प्रैक्टिकली अपने नहीं कर कंफर्ट पा जोन रहे। से निकलना भी नहीं चाहते हैं वो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जी तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना पाएंगे? स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाउ डू दे कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन? व्हाट शुड दे बी डूइंग टू बिकम समथिंग, टू फाइंड देयर ओन पैशन, या not only passion but the gift what they have got? एग्जैक्टली। आई थिंक अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, यू आर टेन टू गिव यू 100%। ठीक है, मुश्किलें और हर्डल्स विल बी एवरीवेयर, भले वो आपकी चॉइस का करियर हो या आपकी चॉइस का करियर ना हो, कुछ भी आपको प्लेटर में नहीं मिलेगा। ओके, सो वॉट एवर यू डिसाइड कि करना है, गिव यू 100% एंड डू इट। ओके, बी योर बेस्ट इन वॉट एवर यूर डूइंग। उसके हिसाब से आप अपनी जो है टारगेट को डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बी फोकस्ड, कंसिस्टेंसी इज द की। Yeah. कभी आप पास होंगे, कभी आप फेल होंगे, कभी आप पास होंगे, बट इवेंचुअली अगर आप बार बार करेंगे आप 100% पास होंगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इज ऑलवेज माई लाइन टू एवरीवन हु इज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड एंड हु रियली वांट टू ग्रो। ब्यूटीफुल मैसेज। आपको कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, आपने एज ए कॉर्पोरेट लीडर जो आप रही, इतने अरसे काम किया आपने, क्या बिगेस्ट चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? बिगेस्ट चैलेंजेस, ओके, जो मेरी करंट कंपनी है ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, एंड आई एम विद देम फॉर ऑलमोस्ट नाउ 7 years। ठीक है, बट इसके पहले वाली जो कंपनी थी, आई डोंट वांट नेम, बट आई वाजंट वेरी हैप्पी देयर। ओके, सो इट्स नॉट दैट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल फीमेल का, वो सिर्फ पर्सनल लाइफ में होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में भी होता है। लिटरली एक इंटरव्यू से मुझे कॉल आया और ये कहा गया था कि दे डोंट प्रेफर अ फीमेल डिमांड प्लानर, which literally hit my ego to the next level, and it was a very rare comment। एंड फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि मेजर कंपनीज में डिमांड प्लानर्स लेडीज ही हैं। हम पूरी फैमिली प्लान करते हैं, पूरा घर हम प्लान करते हैं, एंड दिस कमेंट फ्रॉम अ मैनेजमेंट कमिंग दैट वी प्रीफर अ मेल डिमांड प्लानर वाज लाइक रियली किलिंग माय ईगो। This is weird I actually. spoke to the recruiter because it wasn't direct recruitment, it was via recruitment firm। मैंने उनसे बात की and I was like, listen, whatever it is, you need to first understand that what is their priority। And any company giving this comment, I can literally go ahead and I can claim this, I can sue them for this comment। Why did they invited me for the interview then? So it was a kind of humiliation। तो challenges हर जगह हो रहे हैं, and हाँ, हमारी कॉर्पोरेट लाइफ और यहाँ पे स्पेशली दुबई में तो डिफरेंट नेशनैलिटीज आर वर्किंग टुगेदर, तो वो कल्चरल गैप तो हमेशा होता ही है। एंड आई एम श्योर वो दैट्स नॉट ओनली विथ मी, इट्स विथ ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज इनटू कॉर्पोरेट कल्चर राइट नाउ। एग्जैक्टली। नहीं, ये तो खैर जो आप बात कर रही हैं बहुत ही वियर्ड है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी, आई डोंट नो समवेयर होता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी और इट लिटरली हिट माय I know. ईगो। आई वाज एक्सक्यूज मी। आई एग्री। हमारी कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं, एंड बिलीव मी और नॉट, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई फीमेल हु हैज़ गॉट अ पोटेंशियल और वो अच्छा काम कर रही है तो ये चांस उसको देना चाहिए। और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी चेयरपर्सन हमने उनको बना दिया है, वाओ। और शी इज़ वर्किंग, शी इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब।
और हम सबको बहुत खुशी होती है इस बात पे। तो जो एक्चुअल चेयरमैन थे, जो फाउंडर चेयरमैन, उनकी एक पॉलिसी रही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरे दोस्त हैं साथ, आई डोंट वांट टू कॉल द नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर चेयरमैन हैं, उन्होंने उसको रन किया, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं फाउंडर, लीडर, चेयरमैन हूँ तो सारी हम्म, ज़िंदगी मैं रहूँगा। हम्म। ही कीप्स चेंजिंग आफ्टर एवरी 3 इयर्स। तो खुद स्टेप डाउन होके उन्होंने दूसरों को मौका दिया, एंड हाईली रिकमेंडेड कि अ लेडी शुड कम अप हु हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी, और ये हुआ। इट हैपेंड इन पाकिस्तान। अभी भी है, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, अभी आई हुई थी Lovely. पिछले दिनों। And this is how you grow, you know, you keep changing people, you keep taking their experience and expertise, and this is how you grow. एग्जैक्टली, एंड आई अगेन बिलीव दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। Yes. आप उनकी कैपेबिलिटी, उनकी अहलियत को देखते हुए उनको ऊपर ला रहे ऊपर हैं, ला रहे हैं। उनको इज्जत भी दे उन्हें रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं विद दिस एम्पावर कर रहे पावर, हैं, यू नो, you कि know? आप मैनेजर बन रहे हो, आप डायरेक्टर बन रहे हो, यू एम्पावरिंग देम एग्जैक्टली। एज पर देयर कैपेबिलिटीज। अच्छा ये बताएं आप कि आप मीडिया, सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब इंसान सोशल मीडिया और मीडिया से बहुत ज़्यादा हर वक्त कनेक्टेड होता है, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उसकी ईगो को बहुत बूस्ट कर रहे होते हैं, और उसके देखने वाले, चाहने वाले फैंस ये देख के कहते हैं कि मीना इज़ वाओ, द लाइफ इज़ अमेजिंग, इट्स अ ड्रीम लाइफ। इज़ देयर एनी डार्क साइड ऑफ इट एज वेल विच यू वुड लाइक टू expose to tell us, to the audience? Definitely, and it's a very important topic. I think nowadays people are living a social media life. वो 3 घंटे 4 घंटे का जो अल्गोरिदम होता है ना, कि आप पोस्ट कीजिए, उसके बाद आपको लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, वो मैक्सिमम 3-4 घंटे तक चलता है। उस एक पोस्ट के लिए ना लोग कितनी मेहनत करते हैं। और जैसे कि इवेंट्स वगैरह में भी जाते हैं तो एक फ्लायर बना के डाल दिया कि मैं चीफ गेस्ट हूँ, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। 4 घंटे चलता है, और रियलिटी में अब जब जाओ तो इवेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये सारा सोशल मीडिया का एक बनाया हुआ एक फेक वर्ल्ड है, जिसे काफ़ी लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, Wow. एंड इट्स एन एडिक्शन। एंड आई थिंक हमें पता होना चाहिए कि हम कितना सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट रह रहे हैं और कितना नहीं। एंड जैसे आपने बोला था कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। लोगों को नज़र आता है जो स्क्रीन पे है, स्क्रीन के पीछे की मेहनत एक अलग चीज़ होती है। हम एक शो डिलीवर करते हैं, 4 घंटे के शो के लिए हमारी टीम कम से कम 4 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो ये एक अदर साइड है। द अदर साइड इज़ कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन दिखा ज़्यादा रहे हैं। Right. तो आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि जो दिखाया जा रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। जैसे कि आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट एन अवार्ड शो जो रिसेंटली हुआ, एंड महीनों तक उसकी मार्केटिंग हो रही थी कि दुबई के एक बहुत ही बड़े 7 स्टार होटल में उसका जो है वो होगा, अवार्ड गिविंग फंक्शन होगा। एंड पीपल वेंट देयर, एंड ऑर्गेनाइजर्स ने तो पैसे ही नहीं दिए थे होटल को। Oh, I होटल see. का बॉल रूम ही नहीं खुला था। एट दी एंड उन्होंने होटल की लॉबी में लोगों को ट्रॉफियाँ दे के 5-6 लोगों को खड़े करके फ़ोटोज़ लिए हैं। सेकेंड डे लोगों को अपनी इज्जत बचानी है, सब ने उसी को हाइप कर करके ऐसे दिखाया जैसे कि उन्हें ऑस्कर मिला हुआ है। Oh my God. So वहाँ पे fake. पिज़्ज़ाज़ मंगाए गए थे, पिज़्ज़ाज़ मंगाए गए थे तलाबाद से, और वहाँ पे इवेंट नहीं हुआ था, लोगों को पिज़्ज़ा खिला के लॉबी से भेज दिया गया था। और मीडिया में उसकी हाइप बिल्कुल हो बहुत गई। हाइप क्रिएट करेंगे थी उसकी, पता है। Hmm. 20-20, 25-25 लाइनें लिख के कि I feel so honored, I feel so proud to get this award. Dude, what is the story behind this? Who is the authoritative person who is giving you this award? आपने होटल की लॉबी में 3 लोगों के सामने खड़े होके वो लेके सिर्फ फोटो खींची है। दिस इज द प्रॉब्लम। जो फ्रेम में दिख रहा है फिलहाल वही बिक रहा है। फ्रेम के बाहर क्या हो रहा है लोगों को उसके बारे में नहीं पता। एग्जैक्टली। सो जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो तो लोगों को पता नहीं है। सो सोशल मीडिया इटसेल्फ भी एक सोशल मीडिया का एक फ्रंट है, लेकिन उसकी रियलिटी विच इज़ एट द बैक वो लोगों को नहीं पता कि जितना ज़्यादा सब खुश नज़र आते हैं हर पार्टी में, हर तस्वीरों में लग रहा है कि जी सारी लाइफ तो उधर ही है, हम तो घर में बैठे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसी जो फीलिंग है वो गलत नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा फेक और ख़तरनाक है। बहुत खतरनाक है वो। एंड फिर आते हैं हम जैसे इम्यून लोग जो सोशल मीडिया का सारा देखकर थक चुके हैं। अब हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन सी पार्टी में गया है, कौन कौन सी, क्योंकि हमें रियलिटी पता चल चुकी है। तो हमारे लिए वो वी नो दिस इज जस्ट मटेरियलिस्टिक, दिस इज नॉट रियल हैप्पीनेस, दिस इज जस्ट फेक। तो उसमें अदर साइड इज लाइक अस एंड वी आर इम्यून। हमें ये है कि हाँ हमें बताए क्या चल रहा है। वी फोकस ऑन आवर शोज, वी फोकस ऑन व्हाट वी आर डिलीवरिंग टू पीपल हु हैव फोकस एंड हु हैव ट्रस्टेड आवर ब्रांड। या ट्रू। आपके लिए एक काम है, आप उस काम को कर रही हैं, प्रोफेशनलिज्म से कर रही हैं। आपका काम है ऑर्गेनाइज कराना, आपका बिल्कुल ऑथेंटिक वे में काम करवा के बस खत्म। आपने हॉर्स को देखा है?
और ऐसे भागता है ना। yes. अब मैं ऐसे ही काम करती हूँ। I see. यानी I so don't see focused. what others are doing because I know 80-85% things are fake and Yeah. overhyped, which is Right. not the reality. तो मैं ऐसे काम करना भी प्रेफर करती हूँ कि I मैं क्या see. कर रही हूँ, that is important. I don't care what others are doing. Yeah, that's very important. Being authentic, being genuine, do whatever you are doing. Yes. Purpose बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी Definitely. काम के करने के लिए. जो भी काम आप कर रही हैं इस वक्त इससे रिलेटेड, what bigger purpose do you have for your life? For me, definitely, I want to grow the brand with a good name, with giving opportunities to maximum people who actually deserve it. Hmm. तो हमारा पूरा फोकस है हमारी टीम का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। Right. किसी को सिंगिंग करनी है, किसी को डांस में आगे जाना है, किसी को एक्टिंग करनी है। Right. तो काफ़ी लोगों को शॉर्ट मूवीज़ मिली हैं, किसी को जो है वेब सीरीज़ मिली हैं, किसी को सॉन्ग्स मिले हैं। कुछ लेडीज़ हैं जो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आगे बढ़ना चाहती हैं, हमें उन्हें उस तरीके से जो है प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। तो हमारा फ़िलहाल एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। Beautiful. You are doing a great job. तो जो लोगों के जो भी टैलेंट्स हैं उन टैलेंट्स को आप बढ़ा रही हैं, Yes. उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं कि जिसको जहाँ पे जो बनना है, जो करना चाहते हैं वो करें. It's really really good to hear that. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मीना आपके आज इस पॉडकास्ट में आने का. अगर आपका कोई सवाल है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें. थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट टॉक, यू नो, Yeah. नो नथिंग स्क्रिप्टेड, नथिंग। आपने बस पूछा, हमने जवाब दे दिया। Yeah. बहुत कम शोज़ में ऐसा होता है। Right. एंड मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मतलब दुनिया के सामने या समाज के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू? क्योंकि मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट में आप उन्हीं लोगों को ला रहे हैं हु हैव अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। Right. तो आपका क्या मकसद है पॉडकास्ट के थ्रू? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरीके की ऑडियंस से आप कनेक्ट होना चाहते हैं? आई नो मैं ज़्यादा पूछ रही हूँ, बट आई एम समवन वेरी क्यूरियस अबाउट अ लॉट ऑफ Yeah. थिंग्स, तो मैं पूछती सवाल बहुत हूँ, तो नहीं, प्लीज़। आपका सवाल बहुत अच्छा है. आप जितने चाहें सवाल पूछ सकती हैं डेफिनेटली. इस पॉडकास्ट का मकसद एक्सप्लोर हयात का. नंबर 1, दिस इज एक्सप्लोर इन हयात. हयात इज लाइफ, इट्स मीनिंग Wow. इज लाइफ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द लाइफ. सो इस पॉडकास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं उनकी लाइफ से एक्सप्लोर करते हैं. हर एक की ज़िंदगी में कोई स्टोरी होती है, जी। एक्सपीरियंसेस होते हैं. हम्म, उन्होंने बहुत सारी ठोकरें खाई होती हैं ज़िंदगी में, फिर कुछ जाके कुछ बन गए होते हैं. तो जब वो आते हैं और अपनी स्टोरी बनाते हैं तो जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जी। आमतौर पे इंसान बड़ा फेयरफुल होता है, हम्म, डरता है स्टेप लेते हुए, डिसीजन लेते हुए, काम करते हुए, हर हार से घबरा जाता है. लेकिन जब आप जैसे लोगों को वो सुनता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, फिर वो ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले करने लगता है. हमारी पॉडकास्ट का मकसद ही बेसिकली यही है कि लोगों को वो मैसेज दिया जाए जो गुडनेस का मैसेज हो. वो किसी से भी आ रहा हो, अच्छी बात आ रही हो तो उससे कुछ सीख सकते हैं, उससे रेजोनेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट. दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड आजकल के टाइम में पीपल डेफिनेटली नीड सम गुड स्टोरीज एंड सम मोटिवेशन. Yeah, definitely. यू आर डूइंग अमेजिंग गाइस, सीरियसली। Thank you very much for your appreciation. And once again, thank you for coming to the show. थैंक यू सो मच। थैंक यू।